हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं 69th बीपीएससी के लिए, और ये परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज होगा। और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, मतलब कि 150 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे। और इससे पहले मैंने इसका एक फर्स्ट टेस्ट पार्ट कर दिया है। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो वो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए, और कमेंट करना ना भूलें कि आपने कितना स्कोर किया है। राइट। चलिए, आज हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और चौथा आपके पास स्टेटमेंट ये है कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1790 ईस्वी में विल्किंस ने किया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया था, न कि 1790 ईस्वी में। तो ये आप याद रखेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख दो बंजारे आए। यही दो बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने थे। इनके नाम कौन कौन थे? तो कौन दो बंजारे आए थे? तो दो बंजारे आए थे, उनका नाम था तपस्सु और मलिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही दो बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट आर्थर स्मिथ ने की। इन्होंने भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 ईस्वी में तैयार किया। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनके पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। ये सही नहीं। इनके पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन ही नहीं, बल्कि अन्य घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के एन नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक का नाम क्या है? तो इन्होंने दो किताबें लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया एंड अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना केपी जायसवाल ने की। वंडर दैट वाज इंडिया की रचना एल बाशम ने की। वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने की। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना डी कौसाम्बी ने की थी, न कि प्रशांत सान्याल ने। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखेंगे कौन? डी कौशाम्बी। ये जो बुक का नाम है, इसकी रचना डी कौसाम्बी ने की थी। बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करिए। टीला पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजों भी कब्र में गाड़ते थे, और इनके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े आकार के पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते थे। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका असत्य कथन है। तो सबसे अधिक सिक्कों की अगर बात की जाए तो ये मौर्योत्तर काल में मिले हैं।
मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि सीधे तौर पर गुप्त काल में मिले हैं। तो मौर्य के बाद आपको देखिए कुषाण वंश भी आते हैं और ये गुप्त वंश के पहले भी हैं। तो वहीं पे आपको सिक्के दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए। गुप्तेश्वर काल में गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। आपको बताना है कि कौन गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट गलत है, आपको सबको पता होगा कि मौर्योत्तर काल में तो सबसे सोने के सिक्के जारी ही नहीं किए गए थे। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, आप सबको पता होगा। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों के दोनों सही है। यानी कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख, कलसी शिलालेख, गिरनार शिलालेख और एरागुड़ी शिलालेख। इन्हें उत्तर से दक्षिण भारत तक लगाने पर सही क्रम क्या होगा? यानी कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया इनको आपको लगाना है, सजाना है। तो कैसे आप सजाएंगे? तो देखिए, शहबाजगढ़ी शिलालेख ये पाकिस्तान पेशावर में पड़ता है, याद रखेंगे, ये पाकिस्तान पेशावर में पड़ता है। वहीं अगर हम कलसी की बात करें तो यह देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। और गिरनार आपको पता होगा, सब लोग आई थिंक जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। और एरागुड़ी ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब नॉर्थ से साउथ आप जाइएगा तो सबसे पहले पेशावर, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद जूनागढ़ और उसके बाद कुर्नूल। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 1 2 3 4। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल एक से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह विग्रहपाल द्वितीय का अधिकारी था। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा। इसके राज्य का सीमा पश्चिम में वाराणसी तक फैली हुई थी। चलिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही क्या है। देखिए, राइट आंसर डी है आपका, सबके सब सही है। सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करिए। इनकी राजभाषा प्राकृत थी। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, और ये सब के सब सही है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है दोस्तों? तो ये होता है सुलभ सूत्र में। यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विज्ञान था। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से शुरुआत होती है। तो 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुलभ सूत्र से। ज्ञान ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। ज्ञान ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है, ये आपका कहना गलत है। ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। इस जिसका निर्माण ने किया था। अब आपको भरना है कि किसने पुनरुद्धार करवाया और किसने निर्माण कराया। तो आई थिंक सबको पता होगा कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और उस वक्त जो गुजरात में राज्यपाल थे वो पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करते थे। तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था वो रुद्रदामन ने कराया था और दूसरी बार स्कंद गुप्त ने कराया था। तो याद रखेंगे, निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य और पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंद गुप्त ने किया था। तो राइट आंसर आपका 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका गलत है कि यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है।
तो ये 18 नहीं बल्कि 15 खंडों में विभक्त है। याद रखेंगे, ये कौटिल्य का जो ग्रंथ था ये 15 भागों में विभक्त है, और जिसमें दूसरा और तीसरा सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में क्या वर्णन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम एक तरीके का काव्य और नाटक है, और यह गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया है? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कावेरी पट्टनम का। क्वेश्चन नंबर 18, किस मसाला को यवन प्रिय कहा जाता था? तो सबको पता होगा, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो काली मिर्च यानी कि गोल मिर्च होती है उसको यवन प्रिया कहा जाता था। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा कि इसके लेखक के बारे में हमें सही रूप से ज्ञात नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आखिर ये है क्या? तो इसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और इन महासागर में होने वाले रोमर व्यापार का वृतांत दिया गया है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई है ये लिखा किसने है। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और इसकी रचना 150 ईस्वी में प्लिनी ने की थी। लिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, कैलाश मंदिर, एलोरा, होयसाला, होयसलेश्वर मंदिर ये हेलिब्रिड में है, बृहदरेश्वर मंदिर तंजौर में है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, यानी कि पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे आपका ये आएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत का आरंभ 1878 ईस्वी में हुआ। गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सही है। देखिए, विक्रम संवत का आरंभ जो है ये 57 ईसा पूर्व हुआ, ये सही है। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कलहण की रचना राजतरंगिनी में चर्चा की गई है, किसके बारे में चर्चा की गई है दोस्तों? तो राजाओं की धारा, उसकी रचना ये 12वीं शताब्दी में की गई थी। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के कुछ लक्षण विद्यमान है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था? तो आपको पता होगा पहले कि कोरोमंडल तट होता किस तरफ है। तो कोरोमंडल तट आपको पता होगा ये भारत का पूर्वी तट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों के बीच आवागमन में कठिनाई होती थी। अरिकामेडु ये आधुनिक नाम है। महाबलीपुरम, कावेरी पट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही अवस्थित, लेकिन सोपारा का बंदरगाह जो है गुजरात तट पर स्थित है, और ये पश्चिमी तट पर है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका कोरोमंडल तट पर नहीं है, और ये पश्चिमी तट पर है। कोरोमंडल तट का मतलब भारत का पूर्वी तट, आप ऐसे याद रखें। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत यानी पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं, ये मुख्यतः किसके बने होते थे? तो ये मुख्यतः किसके बने होते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी के सिक्के होते थे ये जनरली। प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी के खाने मौजूद थी, जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर में। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन ए है, पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। नहीं, ये 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागों। हमारा अगला सवाल होगा कि नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे? याद रखेंगे, नवपाषाण काल में कौन सा ऐसा जगह पे साक्ष्य मिले हैं कि पालतू कुत्ते भी जो है अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
बुरजोहम में ऐसा साक्ष्य मिला है। बुरजोहम के लोग जो थे वो रुखड़े धूसर मृद भांडों का प्रयोग करते थे। यह रोचक बात है कि यहाँ कब्र पर पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। बुरजोहम में लगभग 2700 ईसा पूर्व से उनके निवास करने के साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? तो अगर अपने अपने कुएं की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। राइट। तो मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी, आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की कौन सी प्रणाली? तो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और लगभग नगर के सभी हर छोटे या बड़े मकान जो थे उनके प्रांगण में एक स्नानागार होते थे। अभी ये भी याद रखेंगे मोहनजोदड़ो के लिए। कालीबंगन के अनेक घरों में कुएं होते थे। घरों का पानी अक्सर जो है सड़कों तक आता और उनके नीचे मोरियां बनी होती थी और अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। आप ये भी बात याद रखेंगे। सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले कपास का उल्लेख जो है ये मिलता है आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। क्योंकि कपास का उत्पादन जो है सबसे पहले सिंधु में ही हुआ है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। और ये बाद में मतलब जो अब हिंदू, जब ये हिंदी में ये वर्ड आया तो सिंडन से सिंधु बन गया और वहाँ से फिर हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो आपका असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आए थे। याद रखेंगे, नॉट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने अपनी यात्रा के अनुभवों को फूकोकी, याद रखेंगे, फूकोकी इस नामक की किताब में इन्होंने पूरी अपनी यात्रा वृत्तांत को संकलन कराया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, सबको पता होगा। एक बार नाम मैं ले लेता हूँ, आप याद रखेंगे। कालिदास धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराह मिहिर और वररुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 64, 160। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उनकी मुहरें, पत्थर की मुहरें और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखक के समान लेखन के लगभग 40,000 नमूने हैं। तो इसमें असत्य कथन यही है आपका लास्ट वाला, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें कितने मिले हैं? तो हड़प्पा की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4,000 नमूने मिले हैं, ना कि 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष के पूर्व वर्धन की राजधानी, यानी कि जो हर्षवर्धन थे उनके पूर्व वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? किंतु हर्ष ने किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? तो आपको भरना है कि हर्ष से पहले कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। तो प्रभाकर वर्धन के समय इनकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर हुआ करती थी और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज बनाई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। तो यहाँ आ जाएगा थानेश्वर और यहाँ आ जाएगा आपका कन्नौज। ठीक है दोस्तों। और हर्ष के शासनकाल का इतिहास जो है वो बाणभट्ट से ज्ञात होता है। हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहते हैं। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का उत्तराधिकारी था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें असत्य कथन जो है वो आपका ऑप्शन बी है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। नहीं, ऋग्वेद में जो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है उसका बार बार उल्लेख किया गया है और ये नदी है सरस्वती नदी, न कि सिंधु नदी। तो सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त करते थे। आर्य लोगों का पहला समूह भारत में संभवतः 1500 ईस्वी के आसपास आया था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें।
तो 36 में असत्य कथन आपका ऑप्शन बी है, यानी कि आर्यों के 6 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। देखो, पंचजन कह रहा है और यहाँ कह रहा है 6, मतलब बात नहीं बनती है। पंचजन मीन्स तो 5 होता है, तो आप ऐसा भी पकड़ सकते थे अगर आपको नहीं भी पता हो तो। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पंचजन मीन्स 5 होते तो 6 कहाँ से होंगे। तो दशराथ युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, आपको सबको पता होगा। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और पुरोहित विशिष्ट व्यंजनों से संबंधित थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये पुरोहित जो थे, पुरोहित वशिष्ठ, मतलब जो पुरोहित वशिष्ठ कहलाते थे, उनका संबंध जो है वो पांचजन से ही था। यानी कि जो पांचजन 6 कबीलों के जो समुदाय का ग्रुप था, उनका जो पुजारी हुआ करता था उसको वशिष्ठ कहते थे। राइट। 37 निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो 37 में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन ए कि ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर के हुई थी। तो ये बात सही नहीं है कि अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को और सांड को लेकर के हुई थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठी है, यानी कि गाय को लेकर के तो हुई थी लेकिन सांड को लेकर के हुई थी, ये आपको हमें जानकारी नहीं मिलती है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य करते थे, ये सही नहीं है। तो पुरोहित जो थे वो राजा की सहायता करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। क्या होता था दोस्तों? तो राजा की सहायता करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। बाकी राजपति चारगा या बड़े जत्थे का प्रधान हुआ करता था, कुलपा परिवारों के प्रधान को कहते थे, और ग्रामणी लड़ाकू दल के प्रधान को कहते थे। अब आपको सुमेलित करना है कि पतंजलि ने किसकी रचना करी थी। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी थी। नागार्जुन नागार्जुन ने क्या लिखा था? तो नागार्जुन ने लिखा था दोस्तों माध्यमिक सूत्र। और अश्वघोष, सबको पता होगा कि अश्वघोष ने बुद्धचरित्र, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण लिखा है। तो अश्वघोष ने बुद्धचरित्र लिखा है। याद रखेंगे, अश्वचरित्र ने 3 किताबें लिखी, कौन कौन? तो अश्वचरित्र ने लिखी सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण और बुद्धचरित्र। और वसुमित्र ने लिखे महाविभाष। वसुमित्र ने क्या लिखा? महाविभाष लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, चरक ने चरक संहिता लिखा है, भरत ने नाट्यशास्त्र लिखा है। तो अब आप देख लीजिए, ए का हो गया 4, ए का 4, बी का 3 और सी का 2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो 40 का जो असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभा समिति व विदथ जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रहीं। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक जनता वाली सभा समितियों के दिन लद गए। इसका मतलब ये है कि इनका प्रचलन खत्म हो गया था और राजकीय प्रभुत्व आ गए थे, और विदथ का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहा। सभा और समिति अपनी जगह जीती तो रही, पर उनका रंग ढंग सब बदल गया था, और इसमें राजाओं और अभिजात्य लोगों का बोलबाला हो गया था। स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था, कुलीनों और ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया था। तो बाकी ऊपर के सब सही हैं, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है। व्रीहि का अर्थ चावल से है, और उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। लिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें असत्य कथन डी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफ़ी संख्या में हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग, ये जो आपका जगह बता रहा है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग नहीं बल्कि जैन धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। कहाँ कहाँ? तो राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में जैन धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की? तो लोकायत दर्शन की स्थापना जो है दोस्तों वो की थी चार्वक ऋषि ने। भौतिकवादी दर्शन को ठोस बनाने का श्रेय जो है वो चार्वक को जाता है, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास हुए थे। जिन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की वह लोकायत कहलाता है। उनका मत था कि जिसका अनुभव मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकता उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। किसका था याद रखेंगे? चार्वक का। कौन सा? लोकायत दर्शन। और इसका दर्शन क्या है? तो दर्शन ये है कि जिस चीज का अनुभव आप इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं उसका अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई, रेशम बनाने की कला चीन से विकसित हुई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों के स्टेटमेंट सही हैं। तो भारत में इतिहास जो है इस्पात जो है वो प्राचीन काल से ही बनने लगा था। उस समय इसको उड्ज कहते थे। प्राचीन भारत में इतिहास निर्माण को उड्ज या हिंदी में उत्स कहा जाता था। और रेशम बनाने की कला सबसे पहले चीन में विकसित हुई और इसके बाद भारत आई और इसके बाद यूरोप गई। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो विजारत का स्वर्ण काल तुगलक काल को कहा जाता है। और ये इतिहासकार अफीक के अनुसार है। ये इतिहासकार अफीक ने ऐसा कहा था। इसलिए तुगलक काल को विजारत काल कहा जाता है। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि तुगलक वंश में वजीर का पद जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था, तो इसलिए इसको विजारत का स्वर्ण काल कहते हैं। विशेषतः फिरोज के समय यानी कि फिरोज शाह तुगलक के महत्व बढ़ाते हुए चरम शिखर पर पहुंच गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का जो कद था ना और भी ज्यादा बढ़ गया था। आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन आपका ऑप्शन डी है कि इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर और सूर्य घूमती है। ये गलत है। तो इसने बताया कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी घूमती है, ये बताया था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बट गए, इनमें से कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबके सब सही है। यानी कि बहमनी साम्राज्य के बाद बीदर बना, बीजापुर बना, अहमदनगर बना, बरार बना और गोलकुंडा बना। अब सुमेलित करिए आप। एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तो अगर आप मान लीजिए कि तारीख रसीदी नहीं भी पता हो या तारीख हुमायूनी नहीं भी पता हो, तो ये दोनों तो आपको पता ही होता है। एटलीस्ट तबाकत ए अकबरी या तारीख शेरशाही ये तो पता ही होता है आदमी को। तो तबाकत ए अकबरी जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा था, तो ये आपका डी का 4 हो जाएगा। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखा, तो इसका 3 हो जाएगा। और तारीख हुमायूनी जौहर अफ्ताबाची ने लिखा था। और तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखा। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है। तो 101 नहीं बल्कि 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर अब सवाल नहीं पूछा जा सकता जनरली इतना डिटेलिंग में कि कितने, खास करके परफेक्शन आईएएस ने बहुत ज़्यादा नंबर पूछे हैं। और इनके असत्य कथन में आप एक बात गौर करेंगे कि इनका जितना भी असत्य कथन है उसमें जो नंबर वाला मसला है वो ही गलत हो रहा है। तो पीपीएससी जनरली इस तरह के सवाल नहीं पूछती है कि अंक में कितनी गड़बड़ी है। नहीं, आप या ये हो सकता है इसमें गलत हो जाए या इसमें गलत हो जाए। जैसे यहीं दे देता कि इसकी रचना सुश्रुत संहिता ने नहीं करी थी या इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना नहीं करी थी, क्या सही है या गलत, तो ये हो सकता था। एक और बात दोस्तों, प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना सिंसियर हैं इस टेस्ट सीरीज को लेकर के। तो प्लीज़ अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए।
तो चरक से संबंधित जो असत्य कथन है वो है आपका कि चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। तो ये बात गलत है कि चरक नहीं जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिसका प्रयोग दवा के रूप में होता था। इसमें ज्वर, कुष्ठ मृगी और टीबी अनेक प्रकार का वर्णन है। ऋग वैदिक काल में दोहित्री का क्या मतलब होता था? तो दोहित्री का जो है वो आपको पता होगा कि गाय का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि बेटी को। ठीक है, तो बेटी को दोहित्री अर्थात दूहने वाली कहा जाता था। तो राइट आंसर 50 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देशों में फैलाया, जिनमें शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें? तो इसमें सब के सब सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, सब में इन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन के रूप और सुख देने वाली कहा गया है। तो किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में ऐसा बोला गया है दोस्तों? तो ये बोला गया है सुत्त निपात में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो सबसे पूर्व में आपको बताना है कि कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग। ये बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर का एरिया पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का चयन करिए। तो कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। और काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी थी, कुशीनारा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब बताइए, कालक्रम में सजाइए इसको कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद से सुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है और उसके बाद मौर्य वंश आता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? तो इसकी 6 समितियां करती थी और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी कि कुल 30 लोगों की 30 समूह 30 व्यक्तियों का एक समिति हुआ करता था। और इनका काम क्या था? तो विदेशियों की रक्षा, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा, बांटों और मापों का नियमन इत्यादि काम करते थे। अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है, तो कितने भाग में या कौन कौन भागों में बांटा गया है? तो देखिए, मेनली जो है ये 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि सब के सब सही है। दीर्घ शिलालेख, लघु, पृथक, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य कथन ये है कि अशोक के सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो अशोक के 4 अभिलेख मस्की, गुर्जरा, निट्टर और उदगेलम में उसका नाम अशोक मिलता है, और सबसे पहले मस्की में मिलता है। ठीक है, तो 4 उसके अभिलेख जो हैं उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन कौन, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो मस्की, गुर्जरा, निट्ठूर और उदगेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम क्या है? तो पहले कौन कौन आए? तो पहले देखिए यमन आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहल्लव आए और उसके बाद कुषाण आए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शेर शाह से संबंधित जो है वो गलत कथन का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने इन सड़कों पर प्रत्येक 4 कोस यानी कि लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया। तो 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये लगभग 2 कोस पर, न कि 4 कोस पर, और लगभग 8 किलोमीटर पर एक एक सराय का निर्माण कराया था। और उसने मिश्रित धातुओं के पुराने अपभ्रष्ट सिक्कों के स्थान पर मानक सोने, चांदी और तांबे के बढ़िया सिक्के चलवाए थे। इन्होंने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक सड़कें बनवाई थी। बाकी स्टेटमेंट सब सही है। पूर्व मध्यकाल के समय पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने कराया? तो 62 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धर्मपाल ने कराया।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। इस विद्यालय को महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भोज था। बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन का चयन करिए। तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि मोइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इन्हें बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया था। किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम ने कराया था। ये द्रविड़ शैली में कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर बना हुआ है। हालांकि द्रविड़ शैली का जो आपका इम्पोर्टेंट मंदिर है वो तंजौर में बनाया गया वृहद्रेश्वर टेम्पल है, और इसे राजराज प्रथम ने बनाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। और इसकी खास बात ये है कि जो मंदिर के बीच में देवी देवताओं के अलावा राजा और रानी की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित करने का चलन हुआ करता था चोलों के समय। पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो सबको पता होगा कि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सन 1001 में महमूद गजनवी ने किसे हराया, जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल। और इसके बाद इसका पुत्र जो था आनंदपाल, वो राजा बना था। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों पर उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो यानी कि एरण अभिलेख से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसका काल 510 ईस्वी माना जाता है। भानुगुप्त भानुगुप्त जो था गुप्त वंश के शासकों में से एक था। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तुर्कान ए चहलगनी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये होता क्या था? तो ये 40 सरदार का एक समूह होता था जो सुल्तान थे उसके प्रति वफादार हुआ करते थे। खून और फौलाद की नीति किसने अपनाई थी? तो खून और फौलाद की जो नीति थी ये बलबन ने अपनाया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व महसूस करता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंगेज खां। एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसका नेतृत्व ने दिल्ली से दूर जाकर किया था? तो 73 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि बलबन। तो बलबन के समय बंगाल में तुगरिल खां मौजूद था। प्रारंभ में तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता कबूल कर ली, लेकिन बाद में उसने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। बलबन सेना लेकर लखनौती याद पहुंचा और तुगरिल को ख़त्म कर दिया था। यही नहीं, उसने उसके परिजन और अनुगामियों को भी अनमानवीय दंड दिए थे। यह अभियान 3 साल तक चला और एकमात्र ऐसा सैनिक अभियान था जिसका नेतृत्व बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर के किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक गफूर से हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात अभियान के ये दरमियान हुआ था। 75 तो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खुसरो। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करिए। तो देखिए, नाइब ए मामलिकात बहराम शाह, ये हो जाएगा आपका बहराम शाह। दीवान अर्ज बलबन और वकीलेदार नसीरुद्दीन महमूद, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी और दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके अलावा दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक था।
तो आपका राइट आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। तो 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इनके बीच की दूरी क्या थी? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 1500 किलोमीटर था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1333 ईस्वी में आया था ये दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। तो किन सुल्तान के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक दोनों सही हैं। किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया था? तो 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज शाह। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पुत्र के नाम शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर ही सलीम रखा गया था, जिसका बाद में नाम चल करके जहांगीर हो गया था। और अकबर ने संभवतः 10 बार इस दरगाह की यात्रा करी थी। किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये जो था दोस्तों पहले एक विष्णु मंदिर हुआ करता था। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। उपयुक्त कथन किसका है? तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ये हिंदू धर्म में से थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया है। किसके निर्देश पर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु विद्यारण्य के कहने पे। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बांध बनवाया था? तो 87 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा देवराय प्रथम। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह बहमनी नहीं, फिरोज शाह तुगलक। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 88 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह बहमनी, नौ की फिरोज शाह तुगलक। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 89 का जो आपका सही आंसर है वो सी हो जाएगा। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि ये सुचारू रूप से चल रही थी। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नानो द कुन्हा थे। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस स्थान से है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध जो है वो आपका जौनपुर उत्तर प्रदेश से है। जैनुलदीन आबिदीन को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है इनको। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा सूफी संत जो है यौगिक प्राणायाम भी करता था और उसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे? तो 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करिए। तो 94 का राइट आंसर आपका केवल ए हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वहां उन्होंने यवनों को विस्थापित किया। तो कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जहां उन्होंने शकों को विस्थापित किया, न कि यवनों को। ये शकों को विस्थापित किया था। दारा सिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि उसने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करिए। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका जन्म 1489 ईस्वी में रावी नदी के तट पर
तलवंडी में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, न कि 1489 में। ठीक है ना, 1469 में हुआ था, न कि 1489 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। बाबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका प्रसिद्ध संस्करण तुजक ए बाबर उर्दू में लिखा गया है। तो तुजक ए बाबरी तुर्की में लिखा गया है, न कि उर्दू में लिखा गया है। बाकी स्टेटमेंट सही है। शेर खां से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो 98 का राइट आंसर डी हो जाएगा। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर से होते हुए सिंधु नदी तक फैला हुआ था। नहीं, शेर शाह का साम्राज्य था वो कश्मीर को छोड़कर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। शेर शाह के शासनकाल में किसने कहा कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा निकल जाए तो शेर शाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आपका हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए कि शेख फरीदुद्दीन गज शंकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है और अकबर प्रथम शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर इमारत का निर्माण कराया था। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केवल पहला सही है, दूसरा गलत क्यों है दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था, न कि अकबर, जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर इमारत का निर्माण कराया था। कालानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 वर्ष 4 महीने थी। तो राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तराइन का प्रथम युद्ध मोइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। तो 102 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो महमूद गजनी 1998 में गजनी के सिंहासन पर बैठा भारत में उसे एक लुटेरे और मंदिर को नष्ट करने वाले आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य कथन ऑप्शन ए हो जाएगा कि अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में शुरू किया था। नहीं, 1572-73 में शुरू किया था। दास प्रथा पर लोग 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर हटा दिया गया था। कब? 1563 में। और जजिया कर हटाया गया था 1564 ईस्वी में। निम्न में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंगेज खान। अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो अकबर से संबंधित असत्य कथन ये है कि दीक्षा का दिन शुक्रवार का होता था। नहीं, दीक्षा का दिन रविवार होता था। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो रहट जो था ये सिंचाई व्यवस्था थी। सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया था? तो 107 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये हराया था अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तीनों उपयुक्त सही हैं। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करिए कि फिरोज तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्या व बीक नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। तो 108 का सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है आपका। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के बदले अदली नामक सिक्का चलाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अद्या और बीख नामक तांबा और चांदी के 2 मिश्रित, यानी कि दोनों उल्टा दिया गया है दोस्तों, रिवर्स है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें असत्य कथन ये है कि इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहरें खुदवाई जो उसके समय की पहली नहर हुआ करती थी।
तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हक ए सर्व नाम का सिंचाई कर वसूली की थी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसके समय सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ था। नहरों से फिरोज की व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टन का प्रतिवर्ष हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक के समय की पहली नहर सतलज नदी से निकलकर झज्जर यानी कि रोहतक तक जाती थी। दूसरी नहर सिरमौर से झांसी तक, तीसरी नहर घग्गर से सिरसा तक और चौथी नहर यमुना से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी नहर मरकांडा से सरस्वती नदी तक जाती थी। किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष और वे इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं? तो 110 का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। जहांगीर ने अपने संस्करण में लिखा है। किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य कथन ये है कि मराठों को दक्कन के मामले में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो 112 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है। नहीं, प्रत्येक जो मीनार है उसकी ऊंचाई 48 मीटर है, ना कि 36 मीटर है। खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय किया? तो 113 का सही आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 114 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। तो मराठों को दक्कन के मामलों में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह जहांगीर था, न कि अकबर था। मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो 115 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो अकबर के समय हिंदुओं की भागीदारी 16% थी, शाहजहां के समय 24% थी और औरंगजेब के समय 33% था। किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था? तो 116 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच ने कहा था ये। सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिर करके अंत में भारत आकर जमीजोजद हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नावादाव बन गया। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्नियर ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 118, कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोलकुंडा से। 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था गुजरात के सरखेज से या आगरा के निकट बयाना से? तो 119 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? तो 120 का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, अकबर। अकबर ने सन 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण कराया था? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ए, फतेहपुर सिकरी में। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें सत्य कथन सी है कि इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तुसी की पुस्तक इक्ता खां से मिलती है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तुसी की पुस्तक सियासतनामा से मिलती है, न कि इक्ता खां से। आप याद रखेंगे इसकी जानकारी सियासतनामा से मिलती है। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 123 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि केवल पहला सही है, अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों के प्रति सवार अधिक वेतन देता था। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। जसवंत और दशावन किसके दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। 124 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया था? तो 125 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फैजी के देखरेख में। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे।
किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृत को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकनाथ हैं। तानसेन को कई नई रोगों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो 128 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अकबर। भारतीय शास्त्रीय संगति पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुई? 129 का राइट आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक देव। वह आडंबर में विश्वास नहीं करता था। उसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में की। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाता था। उपयुक्त कथन किस मुगल शासक के बारे में कहा गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये औरंगजेब के बारे में कहा गया है, जिंदा पीर। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। 132 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये असत्य है। 1780 ईस्वी में धर्मपाल शासक बना था। तो धर्मपाल जो है वो 1770 में बना था, नोट 1780 में। किसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुलेमान। संस्कृत का महान कवि और नाटक का राजशेखर किसके दरबार में रहता था? 134 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महिपाल के दरबार में रहता था। चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ? तो 135 का सही आंसर डी हो जाएगा, ये सब के सब सही हैं। चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई थी? तो चोल साम्राज्य में द्रविड़ शैली ये फैली हुई थी खूब। पंपा, पुन्ना और रन्ना किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? तो 137 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कन्नड़ है। चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वस्तुपाल और तेजपाल कौन थे? तो 138 का सही आंसर सी हो जाएगा, मंत्री और व्यापारी दोनों होते थे। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन टेम्पल है, दिलवाड़ा टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 140 के इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से भरा मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है? 140 के इस क्वेश्चन का सही है, बलबन ऐसा कहा करता था। दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दीजिए। तो 141 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जोड़ा सही है इसमें। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इकन्नी और दुअन्नी नाम कर सिक्के चलाए थे, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन के सोने के सिक्के दिनार प्रचलन में करवाया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बलबन ने सोने और चांदी के सिक्के के बदले अदली नामक सिक्के चलाए थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल चलाया था, तो ये भी आपका सही है। तो 2 जोड़ा सही है, 2 गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर की? तो 142 का राइट आंसर बी हो जाएगा, काड़ा इलाहाबाद के पास में है। सही क्रम का चयन करें, यानी कि आपको वंश सजाना है 143 का। तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय इसके साथ कौन मौजूद रहते थे? तो ये रहते थे अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नाम के एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो 145 का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दीवान ए अमीर ए कोही। सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो इसका असत्य कथन डी है कि समुद्रगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। 146 देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सुदर्शन झील से संबंधित जानकारी का स्रोत क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा ये निर्मित किया गया था। अशोक दुशासन ने नहरें निकलवाई थी और स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया था, नॉट समुद्रगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त ने, याद रखेंगे, स्कंदगुप्त। विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम क्या है? तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। 1498 वास्को डी गामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट आया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद, राइट आंसर सी, 148 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? तो 149 का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अमीर खुसरो। और किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिसे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती है तो वह तुरंत सूज करके मर जाती थी? 150 का जो राइट आंसर है वो है डी, बारबोसा ने ऐसा कहा। तो दोस्तों ये रहा हमारा टेस्ट नंबर 2 परफेक्शन आईएएस का। तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपने कितना स्कोर किया। तो प्लीज़ आपका कमेंट हमें बताएगा कि आप हमारे वीडियो को कितना फॉलो कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें कितनी पसंद आ रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और में तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके।